हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आर एस एम एस एस बी बोर्ड यानी कि जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड है जो एलडीसी एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उसके लिए एलडीसी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन दे रखा है उसको। और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले केमिस्ट्री के जो 3 यूनिट दे रखी है उनको पूरा किया था। उसके बाद में अपन ने किसके बारे में बात करी थी, तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान के अंदर जो प्रकाश वाला टॉपिक दे रखा है, जो लाइट का चैप्टर दे रखा है, उसको अपन ने कंप्लीट किया था। जब हमने कल लास्ट क्लास के अंतर्गत हमारे आंख से रिलेटेड जो भी दृष्टि दोष है उनको पढ़ लिया था और उनके निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सभी को पढ़ने के बाद वह यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई थी। तो आज मैं नई यूनिट शुरू करने जा रहा हूं और जो आज की यूनिट रहेगी वो है अपनी क्या, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं आपके क्या, वो मैं एक बार बता देता हूं आपका सिलेबस क्या है। तो देखिएगा, अपने को पढ़ना है सबसे पहले विद्युत के बारे में, फिर विद्युत धारा को समझेंगे, ओम का नियम समझेंगे, विद्युत सेलों के बारे में पढ़ेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो नियम है उनके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। उसके बाद विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे और घरों के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है यानी उसकी संयोजन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे घरों में काम में आने वाली जितनी भी हमारी विद्युत युक्तियां हैं यानी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते समय हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, यानी हमें उनको यूज में लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि टीवी चालू करते समय, हीटर चालू करते समय, अपने घर पर अभी सर्दियों में जो आपने गीजर यूज किया होगा, गीजर चालू करते समय। इसके अलावा घर पर अगर आपके गाय भैंस है तो जो मक्खन बनाने का मशीन आता है उस मशीन को यूज करते समय, प्रेस यूज करते समय, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट अगर आप चालू बंद कर रहे हैं उस टाइम में, या चेंज कर रहे हैं, पंखा चालू कर रहे हैं, ये सभी के बारे में अपने को पढ़ना है। ये है आपका सिलेबस। तो आज की क्लास नंबर है अपनी 62, 62 क्लास नंबर है। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। क्रम से अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और पुनः मैं आप सभी लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने हाथों में जब भी क्लास लेने आए तो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर के आए, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं चीजों को, तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लेक्चर सुन लेने से, केवल ज्ञान सुन लेने से नहीं बढ़ता है, ज्ञान को सुनना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है और उस ज्ञान के बारे में चिंतन करना पड़ता है। उसके बाद में वह जो है आपके दिमाग में फिक्स होगा और तब जाकर के आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा उसे कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास को अपन करते हैं शुरू और जल्दी से। तो विद्युत के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर आज हेडिंग डालेंगे जिसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में। अब विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो कोई भी अपने पास में चालक है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो है, अगर आपका कोई भी एक कंडक्टर ले लीजिए, उसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि आवेशों का प्रवाह हो, क्या हो, कंडक्टर के अंदर आवेशों का प्रवाह हो। मान लीजिए ये रहा अपने पास में कोई एक कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि आवेशों का प्रवाह हो, तो आवेशों का प्रवाह मान लीजिए इस प्रकार से हो रहा है। क्या हो रहा है, इस प्रकार से आवेश यानी Q का प्रवाह हो रहा है। तो जो ये आवेशों का प्रवाह हो रहा है वह हमेशा उच्च विभव से, ये हो गया आपका उच्च विभव का बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो आवेशों का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर होता है। निम्न विभव, समझ में आ गई बात। तो आवेशों का प्रवाह हमेशा कैसे होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। अब ये जो आवेशों के प्रवाह हो रहा है, इस आवेशों के प्रवाह को तो अपन कह देंगे क्या, एकदम से विद्युत कह सकते हैं कि भाई जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई भी आवेश हो सकता है, एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित हो रहा है तो उसे विद्युत कह देंगे। लेकिन जो ये आवेशों के प्रवाह की एक दर की बात की जाती है कि एक सेकंड के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे अपन कह देते हैं विद्युत धारा। तो ये जो आवेश है, इन आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज ध्यान रखना कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि जो ये विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये जो अपने विद्युत धारा है, यानी आवेशों की जो प्रवाह हो रहा है, उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। और इस विद्युत धारा के प्रवाह की अगर बात की जाए तो इसकी दिशा हमेशा धन आवेश से यानी पॉजिटिव चार्ज से ऋण आवेश, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो ये लाइन भी आप जरूर लिख ले हुए हैं। एक विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना। आपने अभी तक पढ़ा होगा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत अभी समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये इतना आपने अगर नोट कर लिया है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सुन लीजिए वापस। विद्युत का मतलब है आपके आवेशों के प्रवाह को कहते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह रहता है। पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो क्या पूछेंगे कि आवेश हमेशा प्रवाह कैसे होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा जो है उसकी दिशा क्या रहती है, तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन अपना। समझ में आ गई बात। अब चौथा पॉइंट आप इसी के साथ में याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसके ठीक विपरीत हमेशा विद्युत धारा बहती है। ठीक है, ये यहीं पर लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विद्युत धारा, धारा बहती है। समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसके जस्ट विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। अब देखिए, विद्युत धारा कैसे बहती है, आपको पता है उच्च विभव से निम्न विभव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो ऐसे होगी। समझ में आ गई बात। कैसे होगी, ऐसे उल्टा जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए
विद्युत धारा का मतलब होता है कि आवेशों का प्रवाह। अब आवेश का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव। ठीक है। और आपको यह भी पता है कि विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। लेकिन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर उपस्थित होता है, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे बहता है? तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों विपरीत होती है एक दूसरे के। ठीक है। अब इनकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव क्यों होती है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि यह जो है, आप ट्वेल्थ क्लास का एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल और उनके बारे में, तो वहां तक अपने को नहीं जाना, इसलिए सीधा सीधा सा याद रखो कि इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। और अगर अब इलेक्ट्रॉन के विपरीत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर आवेश के विपरीत कर दो, केवल नेगेटिव चार्ज जो होगा उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट जो है विद्युत धारा बहती है। अगर प्रोटॉन की दिशा की बात की जाए तो प्रोटॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा सेम होगी। ठीक है। तो मैं यहां पर छोटा सा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेना कि पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो विद्युत धारा आई, करंट भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन फिर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ऐसे जाएगा। ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। नेगेटिव चार्ज मैंने लिख दिया है, यहां कर देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन, और ये है प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो विद्युत का और विद्युत धारा का ओवरव्यू आपके सामने रख दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और जो विद्युत धारा का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, यानी धारा इज इक्वल टू आपका आवेश अपॉन में टाइम, कैसे आता है और उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अब आप लिखेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में, जल्दी से लिखेंगे, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु, किसी बिंदु से, बिंदु से इकाई समय यानी यूनिट टाइम में, इकाई समय, इकाई समय में, इकाई समय में गुजरने, गुजरने वाले आवेशों की संख्या, गुजरने वाले, वाले आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा को, की मात्रा को विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी भी विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से इकाई समय में यानी यूनिट समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। और माना, माना किसी बिंदु से, माना किसी बिंदु से, किसी बिंदु से क्यू आवेश, क्यू आवेश टी समय, टी समय में गुजरता है, तो गुजरता है तो विद्युत धारा, तो
विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय। आवेश को आप रिप्रेजेंट करोगे Q से, समय को रिप्रेजेंट करोगे T से, और विद्युत धारा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं I से। ठीक है, तो विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय, जिसको अपन अगर चिन्हों के रूप में, सिंबल्स के रूप में लिखना चाहे तो Q अपॉन में T इज इक्वल टू I होता है। और आपको बता दूं कि जो आवेश होता है वो आवेश होता है प्लस माइनस एन ई। एन क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ये एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है आवेश की, जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अभी अपने को जो है उसको समझने की जरूरत नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह आवेश हमेशा 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 जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्णांक गुणक ही होगा। क्या होगा, पूर्णांक गुणक ही होता है। क्योंकि देखिए ई जो है, ये ई आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इस ई का एक पूर्णांक गुणक ही होता है। तो ये जो एन है ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। वहां पर n आपका पूर्णांक है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। और ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके मात्रक की बात करें अगर, तो इसका मात्रक क्या होगा, किसका मात्रक, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर एक तो, या हम कह सकते हैं कि कूलम प्रति सेकंड। क्या होता है, एम्पियर या फिर कूलम प्रति सेकंड। एम्पियर जो होता है उसे अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और कूलम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आई बराबर है क्यू अपॉन टी। आई का मात्रक है एम्पियर, और अगर हम चाहते हैं कि कूलम प्रति सेकंड कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि क्यू को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कूलम से, टी को किससे करोगे, सेकंड से, तो कूलम प्रति सेकंड। ठीक, याद रखना इस चीज को। इसके साथ में और छोटी छोटी चीजें याद रख सकते हो, जैसे कि एक मिली एम्पियर अगर आ जावे, क्या आ जावे, एक मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर का मतलब है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, एक मिली एम्पियर ये लिखा है मैंने शॉर्टकट, तो एक मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। फिर अगर आ जावे मान लीजिए एक माइक्रो एम्पियर, क्या आ जावे, एक माइक्रो एम्पियर, तो उसे कहते हैं 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। क्या कहते हैं, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो ये हो गया आपका एक माइक्रो एम्पियर, एक मिली एम्पियर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार एग्जाम में आई हुई है इसलिए लिखवा दी है, इनको याद रखना। एक एम्पियर का मतलब आप समझ ही गए हैं। एक एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी विद्युत परिपथ में यदि किसी पर एक बिंदु से एक सेकंड में एक कूलम आवेश गुजर रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एक एम्पियर कहते हैं। क्योंकि इस टाइप का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी, चलिए लिखवा ही देता हूं मैं, है ना, लिख ही लो भाई। एम्पियर की डेफिनेशन भी लिख लीजिए। यदि एक परिपथ में, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से, किसी बिंदु से एक सेकंड में, एक सेकंड में
एक कूलम आवेश। क्या लिखवा रहा हूं आपको? यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, होता है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी। ठीक है, सॉरी, ये लिख लीजिए 1 एम्पियर की डेफिनेशन। इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन इस विद्युत धारा का मापन कैसे कर सकते हैं, यानी जो अपने को अगर मापना पड़े, भाई आप ये जो करंट आ रहा है इसको मापना है, तो हमें कैसे पता चलेगा या इसको कैसे मापेंगे? तो इसका मापन जो है, विद्युत धारा का मापन जो है वो एक अमीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? अमीटर की सहायता से। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर की सहायता से होता है, एक तो ये ध्यान रखना। अब ये अमीटर क्या होता है? तो ये अमीटर एक बक्सा होता है, बेसिकली इस टाइप का दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये ऐसा रहता है, ठीक है, ये ऐसा बक्सा रहता है जिसके यहाँ पर 2 डॉट लगे रहते हैं, जिसमें से एक आपका रहता है पॉजिटिव, एक रहता है नेगेटिव, और इसके अंदर ऐसे रीडिंग लिखी हुई होती है, और यहाँ पर एक कांटा लगा हुआ रहता है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो परिपथ से, उसके अंदर जितना भी करंट होगा ये कांटा इसमें शो करना शुरू कर देता है। और अमीटर है, आगे अभी आएगा वोल्ट मीटर, और एक होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तीनों की अलग अलग पहचान यही होती है केवल कि अमीटर के अंदर यहां पर ए लिखा होगा, गैल्वेनोमीटर के जी लिखा होगा, और वोल्ट मीटर के अंदर वी लिखा हुआ होगा। बाकी तीनों के तीनों दिखते सेम है। वोल्ट मीटर का काम विभव मापना है, अमीटर का काम करंट मापना है, गैल्वेनोमीटर का काम भी जो है करंट मापना ही होता है। तो मापन किससे होगा? अमीटर से मापन होगा। और इस अमीटर को हमेशा परिपथ में कैसे जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। तो परिपथ में हमेशा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? जो आपका मापन है वो अमीटर से होगा। अमीटर को हमेशा आप परिपथ के अंदर किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। ये पूछा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विद्युत धारा है वह एक अदिश राशि होती है। यह अदिश राशि होती है। ब्रैकेट में लिखना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखिएगा इसके पास में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो करंट है, जो विद्युत धारा है, वो आपके अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि इसके पास में अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों के दोनों होते हैं। सर ये अदिश राशि क्या होती है? तो देखिए, फिजिक्स के अंदर यानी भौतिक विज्ञान के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है, जितनी भी राशियां हैं, उनको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, उनके परिमाण और दिशा के आधार पर। अगर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सदिश राशियां, और जिनके पास में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है अदिश राशियां। तो सर आपने अभी तो कहा कि जिसके पास दिशा नहीं होगी उसे अदिश राशि कहते हैं, तो फिर यह जो करंट है इसको क्यों अदिश राशि कहते हैं? तो बेसिकली करंट को अदिश राशि इसलिए कहा गया है क्योंकि यह
त्रिभुजों के जो सदिशों का त्रिभुज योग का एक नियम होता है और एक होता है समांतर योग का नियम। ठीक है, अब उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है। वो सदिशों के योग करने के दो नियम होते हैं, एक होता है त्रिभुज नियम और एक होता है समांतर नियम या समांतर चतुर्भुज नियम। अब वो जो नियम है उनको ये फॉलो नहीं करती है, कौन? विद्युत धारा। इस वजह से विद्युत धारा को अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश, अदिश या टेंसर भी कहते हैं जिसे, जिसके पास में परिमाण और दिशा दोनों हो फिर भी अदिश हो तो इसे टेंसर राशि कहा जाता है। पर आपको बस इतना याद रखना है कि यह एक अदिश राशि है। तो आप जब भी पूछा जाएगा विद्युत धारा को क्या टिक करके आओगे? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जबकि इसके पास में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, काम का पॉइंट है। इसके बाद में बात की जाए तो विद्युत धारा जो है वो प्रकार कितने हैं इसके? तो विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जिसमें से पहला प्रकार होता है दिष्ट धारा। कौन सी होती है? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है, और एक होता है आपका कौन सा? तो प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। एयर कंडीशनर नहीं, ठीक है ना? हाँ, एसी का मतलब वो एयर कंडीशनर सर, नहीं नहीं नहीं। तो देखिए, करंट जो है, धारा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है, और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। निश्चित धारा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वह केवल और केवल एक ऐसे दिशा में चलेगी, सीधे सीधे। कैसे चलेगी? कि ये ऐसे जा रही है तो ये यूं जाती रहेगी, अगर ये ऐसे आना था तो यूं ऐसे आएगी, सीधे सीधे से। लेकिन अगर बात की जाए प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो थोड़ा सा कैसे चलेगी? कमर लचकाते हुए चलती है ना? इसकी कमर कैसे चलेगी? लेफ्ट राइट चलेगी, यानी ये यूं यूं चलता है, ऐसे 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 फ्लो में एकदम। समझ में आई बात? यूं दिशाएं बदलते हुए चलेगा, उसे अपन कहेंगे कौन सा करंट? प्रत्यावर्ती धारा। ओह, मेरा आंसर बन रहा है क्लियर? तो ऐसे जब दिशाएं बदलते हुए चले तो उसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। इसका साइन होता है ये ऐसे, यूं 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 चला देना। ठीक है, और अगर बात की जाए दिष्ट धारा की तो ये बिचारी ऐसे सीधे सीधे चलती है। क्लियर है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिष्ट धारा जो है अपनी दिशा को नहीं बदलती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा हर समय चलते समय अपनी क्या करेगी? दिशा को बदलती है, डायरेक्शन को चेंज करते हुए चलती है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से लिख लीजिए। फिर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न जिन्हें कहा जाता है, जिनके अंदर गणित लगानी होगी, सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखेंगे। तो लिखिएगा क्वेश्चन। एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और बहुत ही एकदम मतलब आपको जब भी सॉल्व करवाया जाएगा तो आप कहेंगे कि अच्छा सर इतना सिंपल क्वेश्चन था। हाँ देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
आपको अभी जस्ट बताया है मैंने कि आवेशों का क्वांटाइजेशन नियम ये कहता है कि Q बराबर होगा प्लस माइनस एन ई। Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एन ई होगा। ठीक है, अब देखिए Q का मान यानी आवेश का मान कितना दे रखा है? 1 कूलम दे रखा है। चलिए ठीक है, तो Q बराबर आ जाएगा 1 कूलम। और में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एन की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। एन यानी पूर्णांक, मैंने आपको बताया ही था कि एन क्या है? एक पूर्णांक है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि किसी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और वही तो पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो एन को निकालना है। और ई बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब Q है, N है, E है, तीनों का रिलेशन है, उसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा? 1 कूलम इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इतना तो आप में भी दिमाग है कि किसी वस्तु के पास में धन आवेश और ऋण आवेश तो हो सकता है, लेकिन कोई संख्या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, पर किसी भी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई भी वस्तु मान लीजिए, किसी वस्तु की संख्या -4, -5, -6 हो सकती है क्या? आपके पास में माइनस में 4 पेन हो सकते हैं क्या? है? आपके पास में माइनस में 4 लेक्चर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो माइनस जो है यहां पर नहीं आ सकता, इसलिए अब इसको मैं प्लस माइनस को हटा देता हूं, सीधे सीधे एन की वैल्यू निकालनी है। अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 कूलम बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी, ये जो इनकी यूनिट लगी हुई रहती है, इकाइयां लगी रहती है, मात्रक लगे हुए होते हैं, इनको भी हटाना होता है। सेम नहीं होते हैं तो नहीं हटते, लेकिन यहाँ सेम है, कुलम कुलम है तो ये हट जाएंगे, कट गए। अब हमें क्या करना है? एक के अंदर भाग देना है, किसका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। जब भी आप ऐसा भाग देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे जैसे 10⁻⁻19 है, वो ऊपर जाते ही बन जाता है 10⁻+19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻+19 और नीचे रह जाएगा 6.25, अरे सॉरी 6.25 कहां से आ गया? 1.6। ठीक, अब ऊपर वाला जो 10⁻19 है, इसे मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब ये छोटी छोटी सी जो गणित लगा रहा हूं ना मैं, देखो 10⁻1 इंटू 10⁻18। आपको पता होगा जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा वापस 10⁻19। पर अब ये छोटी छोटी चीजें मैंने मैथ की क्लासों में बता रखी है, वहां पर आप सीख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1.6, पॉइंट हटते ही ये ऊपर आ गया, 100/16 बन गया है। और 100/16 जो बनेगा, इसको काटोगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। और यही आपका आंसर है। यही क्या है? आंसर है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालने को कहा जाए तो सीधा सीधा याद रखना एक तो कि 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि आपको अगर कह दिया जाए कि 2 कूलम आवेश में कितना होगा, 3 कूलम आवेश में कितना होगा, तो आपको ये कैलकुलेशन वगैरह करनी आती हो। अदरवाइज आप जो है ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल जिसमें केवल जोड़ बाकी गुणा भाग करना होगा, वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, सीख लीजिए इसको। अगर कहीं पर समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, चलिए तो आज अपन ने जो ये विद्युत धारा वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, इसको भी अपन जैसे पिछले सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझते हुए पूरा किया है, इसको भी पूरा करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।